A very good morning, everyone. So, as we're approaching the CA Foundation examinations, so we are here to discuss mock test paper series as uploaded by our esteemed institute for December 2025 Series 1. So, we are going to discuss this paper today, and through this, you will come to know not only the level of questions but also how to handle a particular question when it comes, or might be sometimes it is like that ki some questions are twisted, some questions are direct, some questions are indirect, and sometimes some question comes from nowhere. So how to handle such questions, that is the main criteria of me today here, that you should know कि कोई भी question आ जाए तो उसको किस तरह से हमें face करना है, tackle करना है या handle करना है, because you know that 4 options are already there in front of you. You have to choose the suitable answer, the right answer out of it by using your knowledge of the books you have already learned. So I'll start with these questions. Those who have joined me online, they can switch on the cameras, and by chance in between you feel any kind of doubts, Picha, you can mention in the chat section. I can read that and I will respond to it. So let's start with the very first question. What is the similarity between subprime crisis and Greece crisis? Now, as this question suggests, these words we have not studied much in any of our books or the syllabus, but the thing is कि ये जो है it talks about some crisis. तो आप एक माइंड में आइडिया लगा सकते हो, जैसे हमने बिजनेस साइकिल्स में बात की थी क्राइसिस की, लाइक ग्लोबल क्राइसिस ऑफ 2008, बबल बर्स्ट टेक्नोलॉजी का, उसके अकॉर्डिंगली हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली बेटा था क्या, सब प्राइम क्राइसिस ना 2008 के टाइम 2000s में सॉरी, इट वाज कॉज्ड बाय अ मेल्ट डाउन, फाइनेंशियल मेल्ट डाउन ड्यू टू डिफॉल्ट इन हाई रिस्क पेमेंट्स. यानी लोन दे दिए गए थे उन लोगों को जिनकी पुअर क्रेडिट वर्दीनेस थी, तो ऑब्वियसली पैसा वापस आने में रिस्क रहेगा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था ओवरऑल इकोनॉमी को. सिमिलरली 2008-9 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया, वहां पर हमें फेस करना पड़ा ग्रीस क्राइसिस. अब ग्रीस क्राइसिस में भी आफ्टर मैथ यही था कि यहाँ पर भी जो थी अमाउंट ऑफ लोन्स दे वर डिफॉल्टेड. ठीक है, तो जब इतना ज़्यादा डिफॉल्ट रहेगा तो डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमी है वो डेट के अंडर जाएगी. तो ये तो है ये क्राइसिस की बारी की कहानी, पर ये क्राइसिस की सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों क्राइसिस में. पहली बात जो ऑप्शंस में हमें दी हुई है, पहला हाई फाइनेंशियल लीवरेज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाई फाइनेंशियल लीवरेज? हाई फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ द बोरोड मनी. व्हाट इज द यूज ऑफ द बोरोड मनी, यानी मैंने डेट लिया है तो मैं उसको कहाँ इस्तेमाल कर रही हूं. तो अगर बच्चे मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊंगी जहां से रिटर्न आने के चांसेस हैं, तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू रिटर्न माई डेट. पर अगर मैं ऐसी जगह पर पैसा लगा रही हूं जहां पर मेरे से रिकवरी नहीं होनी, तो हाउ विल आई बी एबल टू रिटर्न माई डेट? दैट इज द प्रॉब्लम. तो येस, देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ हाई फाइनेंशियल लीवरेज, यानी जो हम पैसा लगा रहे थे वो ऐसी जगह पर लगा रहे थे जहां से रिटर्न आने के चांसेस कम थे. दूसरा ऑप्शन लो इंटरेस्ट रेट्स, डेफिनेटली यस, दैट वाज आल्सो द रीजन. इतना सस्ता लोन दिया जा रहा था कि सारे लोग लोन लेने आ रहे थे. लोन्स वर प्रोवाइडेड एट वेरी हाई वॉल्यूम, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इवन दोज पीपल वर प्रोवाइडेड लोन्स दोज हु वर नॉट क्रेडिट वर्दी, जिसकी वजह से पैसा चुकाया नहीं जा रहा था एंड इकोनॉमी वेंट अंडर डेट ट्रबल. थर्ड वॉज क्रेडिट एक्सपेंशन. अगेन रिलेटेड पॉइंट, जब लो इंटरेस्ट रेट होएगा बेटा, इतने सारे लोन दिए जाएंगे तो क्रेडिट को हमने एक्सपैंड किया, यानी वी वर ट्राइंग टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन पीपल्स हैंड्स एंड वी वर ट्राइंग टू इंक्रीज मनी इन पीपल्स हैंड्स थ्रू क्रेडिट एक्सपेंशन. यानी इतने लोन्स और ईएमआई देने शुरू कर दिए कि हमने चेक नहीं किया बंदे की आगे की वर्दीनेस है भी कि नहीं टू रिटर्न दैट. दैट्स व्हाई ड्यू टू ऑल दीज 3 रीजंस these crises were faced. So answer is all of the above. Online kids, is the screen thoroughly visible? Okay, now you got my point. So all of the above is the reason for these kind of crises which we suffered in the early 2000s and 2008 2009. ये 2000s में हुई थी, ये 8-9 में हुई थी. तो ये क्राइसिस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस क्राइसिस को अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पर क्या हुआ था, एज यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर बिजनेस साइकिल्स थ्रू द वेरियस अदर एग्जांपल्स ऑफ क्राइसिस.
Coming to question 2. In explaining the level of unemployment, Keynes emphasized. अब बेटा ये आपने जब क्वेश्चन देखना है, सिंपल सी बात है, कीन्स थ्योरी सबने की है. केन्स थ्योरी, केन्सियन थ्योरी में आता ही है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. तो आई इवन नीड नॉट रीड एनी ऑफ द ऑप्शन, माई आंसर इज स्ट्रेट अवे एग्रीगेट डिमांड. क्योंकि केन्स थ्योरी ने एडी और एएस एक्सप्लेन किया था. तो मेरे पास चारों ऑप्शन सामने हैं. इन तीनों में से और किसी के बारे बात नहीं की गई है, सिर्फ एडी के बारे बात की गई है, इसीलिए केन्स थ्योरी इज रिलेटेड विद एग्रीगेट डिमांड. क्वेश्चन नंबर 3. इंक्रीज इन एमपीसी विल डू व्हाट? एमपीसी सबको पता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कि एडिशनल इनकम कमाऊं तो कितना एडिशनल खर्चा करने के लिए मैं जाती हूं. चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, राइट. तो ये कह रहे हैं अगर एमपीसी बढ़े यानी आपका खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा. देखो, इट विल लीड टू कंजम्पशन फंक्शन बिकमिंग स्टीपर. यानी कि जो मेरा कंजम्पशन का जो खर्चा होगा इट विल इंक्रीज. स्टीप का मतलब क्या होता है? दिस शेप, ये है स्टीप. तो स्टीप का मतलब इट विल इंक्रीज. दूसरा शिफ्टिंग, तीनों ऑप्शन में शिफ्टिंग दी हुई है बेटा. अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना. डिमांड चैप्टर पर चलो. जब डिमांड चैप्टर करते हैं हम लोग तो डिमांड का फैक्टर मेन है प्राइस. प्राइस के साथ हमेशा डिमांड कर्व में मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट. अदर फैक्टर्स में शिफ्टिंग होती है. यानी जब भी किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मेन फैक्टर डिस्कस किया जाएगा तो शिफ्टिंग नहीं होगी. डू यू रिमेंबर दिस? डिमांड का मेन फैक्टर प्राइस होता है तो प्राइस में चेंजेस से शिफ्टिंग नहीं होती. वैसे ही कंजम्पशन फंक्शन का या किसी भी चीज का मेन फैक्टर एमपीसी है. यू रिमेंबर कंजम्पशन इक्वेशन? व्हाट इज दिस? तो एमपीसी इज द मेन फैक्टर. सो इफ एमपीसी इज द मेन फैक्टर, विल इट लीड टू द शिफ्टिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और इट विल लीड टू ओनली मूवमेंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन? सो इस वजह से मेरे शिफ्टिंग वाले तीनों ऑप्शंस क्रॉस हो जाते हैं and my answer is A. Understood? So बेटा सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर नहीं करने, तरीका भी देखना है कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं. मेरा यहाँ डिमांड से कोई लेना देना नहीं था, बट अप्लाइंग द लॉजिक. और अगर आप अपना सिलेबस चेक करो, कहीं हमने शिफ्टिंग ऑफ कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा है? नहीं, इट्स नॉट देयर. बट पेपर में क्वेश्चन आ गया है तो हमें करके तो आना है ना. So we have to apply our brains that how to do that question. चारों ऑप्शन में कंजम्पशन फंक्शन की बात हुई है. कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन ये है. एमपीसी का मेन एलिमेंट है, तो जो मेन एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ मूवमेंट्स कॉज करते हैं इन द डायग्राम्स, नॉट द शिफ्टिंग. अदर फैक्टर्स शिफ्टिंग करते हैं. इज दैट क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्स? रीड करके देखो. टैक्स लगाया सरकार ने तो क्या होगा? क्या कंजम्पशन बढ़ेगी? नहीं. प्रोडक्शन बढ़ेगी? नहीं. सीधा सीधा सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा. डायरेक्ट क्वेश्चन, इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी? देखिए जरा बेटा, जब नेशनल इनकम निकालते हैं क्या हाउसवाइफ के काम को ऐड करते हैं? नो, दैट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड? नो. वैल्यू ऑफ रीसेल्ड ऑफ ओल्ड शेयर्स? मेरा शेयर मैंने तुम्हें बेचा. इज इट ओनली द ट्रांसफर ऑफ नेम, ओनरशिप? कुछ नया जनरेट हुआ? नहीं. सेकेंड हैंड गाड़ियां? नहीं. डी ऑप्शन बचती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस. सो व्हेन समथिंग न्यू इज जनरेटेड इट एड्स टू द फर्दर वर्क, इट एड्स टू द फर्दर जनरेशन ऑफ इनकम. सो डी इज द आंसर. क्लियर एवरीवन? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. What is the objective of fiscal policy? बेटा ये सबने अच्छे से किया हुआ है. फिजिकल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑफ बजट, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स. तो फिजिकल पॉलिसी क्या करे? इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, इनइक्वालिटी हटानी है, याद है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन. और इकोनॉमी की ग्रोथ किसके थ्रू जुड़ी हुई है? चलो हमने जो ऑब्जेक्टिव पढ़े, प्रोडक्शन वर्ड डायरेक्टली नहीं पढ़ा था, ये दो क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर ऑल ऑफ द अबव ही मेरे पास आंसर बचता है. और अगर मैं हिडन आंसर देखूं बेटा तो ग्रोथ इज ओनली पॉसिबल इफ आई इंक्रीज द
productive activity, because production in itself will lead to employment generation. हाँ या ना? प्रोडक्शन किसको लीड करेगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से क्या होगी? इनकम बढ़ेगी. इनकम बढ़ने से क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी एंड द सर्कल विल फ्लो. सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. और अगर डायरेक्ट डेफिनेशन पे जाते हो, जो तुमने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे फिस्कल पॉलिसी के, ये दो तो क्वालिफाई कर ही रहे हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, 7th, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस. बेटा अगर तुम्हें याद हो, जो पीछे मैंने तुम्हें 3 पेपर्स कराए थे प्रैक्टिस के लिए, घर पे भी तुम्हें दिए थे एज अ होमवर्क, उसमें ये क्वेश्चन था. हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, है ना? कह रहे क्वांटिटेटिव क्यों सेट किया जा रहा है? क्वांटिटी किसी की कम करनी है. वी हैव टू सेट अ लिमिट फॉर द क्वांटिटी. क्वांटिटी ऑफ व्हाट? इंपोर्ट की भी और दोनों की. The same question I discussed in those papers which we made for you for practice. Same question. So now you can make a one more judgment that sometimes questions which we discuss in class can come in the exam. So focus in those papers, focus on the back questions, focus on the MTPs. It will help you to answer well. Clear? Next, 8th. Theory of mercantilism propagates what? Do you remember this question is also a repeat? Mercantile theory, अगर आप मेरे उस दिन के लेक्चर की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लोगे तो ये क्वेश्चन भी डिस्कस हुआ है. Mercantile theory is the first theory of export import, foreign trade. तो क्या कहता है? क्या इनकरेज करो और क्या डिस्करेज करो? एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को. सिंपल. नेक्स्ट, 9th. I can see again a question is repeated. Quantity of dollar supplied will decrease if. I very well remember this question which we discussed. कि अगर कम यूएसए के लोग इंडिया ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली कम यूएस डॉलर इंडिया में आएंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वो फिर पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. क्लियर? और पुराने भी अगर आपको कोई एमटीपीज मिल जाएं ऑन द नेट, इफ यू हैव द रिसोर्स, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, तो अगर आपको पुराने एमटीपी में मिल जाए तो पिछले 3-4 सीरीज को रिवाइज कर लेना. बिकॉज दैट वेरी डे ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट देर आर चांसेस दैट क्वेश्चंस रिपीट, नॉट ओनली इन एमटीपी बट इन द फाइनल ऑल्सो दे कैन बी एडेड. तो आपने वो प्रैक्टिस करके जाने. ठीक है? आपने 3 क्वेश्चन तो लाइन में रिपीट देख लिए जो हम लोग कर चुके हैं, एंड दिस सीरीज जस्ट गॉट अपलोडेड. तो दिसंबर की सीरीज है. So it means there is a collection hub of questions from which questions are selected again, and that will be a benefit for you. की हुई चीज पेपर में एग्जैक्टली आ जाती है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट, 10th. EVA डिजिटल असिस्टेंस रोबोट ऑफ HDFC बैंक इज व्हाट? ये क्या है बेटा? EVA जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी मशीन्स होती हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं हमारे, ये कैपिटल गुड. इट्स एन एसेट फॉर दैट बैंक. इट्स अ कैपिटल गुड. नेक्स्ट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू व्हाट? ग्रॉस का फॉर्मूला देखना है. नेट माइनस ग्रॉस. क्या होता है? नेट माइनस व्हाट इज ग्रॉस? नेट प्लस डेप्रीसिएशन. तो देखो कहीं ऐसा है ग्रॉस में हमने कभी प्राइवेट पब्लिक की बात की है? नेट इन्वेस्टमेंट आफ्टर इन्फ्लेशन? नो, कभी इन्फ्लेशन की बात नहीं हुई. नेट इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स? नो. नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट एसेट. रिप्लेसमेंट का मतलब व्हाई डू यू प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन? आपने काउंट किया हुआ इतने अच्छे से. वी प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन व्हाई? वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम हर एनुअल बेसिस पर इसकी वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये मशीन की वैल्यू जब मैं 10 साल बाद बेचने जाऊंगी इतनी नहीं मिलनी, तो मैं उतने पैसे साइड करके रखती हूँ अपने माइंड में, ताकि जब कल को वो मशीन रिप्लेस करनी पड़े तो मेरे पास उतने एसेट्स हो टू रिप्लेस इट. इज दैट क्लियर? उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं. नेक्स्ट, 12th. डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन? देखो, फाइनेंस कमीशन इनकम टैक्स को डील करता है, एक्साइज ड्यूटी को डील करता है,
ग्रांट्स इन एड अवार्ड आपको प्रोवाइड करता है, पर ट्रेडिंग टैक्स जो होता है उसको ये लोग डील नहीं करते, और मोर ओवर यहां पर कोई ट्रेड टैक्स एज सच नहीं भी होता। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट 13th, इट्स अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू लर्न। हु इज द चेयरमैन ऑफ 16th सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बेटा ये ना रिसेंट क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट इसको मार्क करेंगे बिकॉज ये बुक्स में नहीं है। ठीक है, इट्स एन अपडेटेड क्वेश्चन जो कि एक करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। हमारी 16th फाइनेंस कमीशन का कौन है चेयरमैन इस टाइम? डॉक्टर अरविंद। तो ये आपने याद कर लेना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 14th, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, अगेन ए रिपीट क्वेश्चन, इट्स अ फीचर ऑफ, किया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंडर विच फॉर्म डिमांड कर्व इज स्टीपर एज कंपेयर टू मोनोपोलिस्टिक? देखो परफेक्ट का तो हॉरिजॉन्टल होता है, ऑलिगोपॉली का तो होता ही नहीं है, तो स्टीप किसका होगा? मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली में इलास्टिसिटी कम होती है ना, मेरे पास ऑप्शन नहीं ना होती, आई हैव टू बाय फ्रॉम ओनली वन पर्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इफ यू रिमेंबर मैंने क्लास में ये करवाया हुआ है आपको और लिखवाया भी था। देखो ये सब तो यू शेप बनते हैं, तो यू शेप में कहीं रेक्टेंगल नहीं बनता। एवरेज फिक्स कॉस्ट जब बनाती हूं तो आई फॉर्म इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सो एट विच कॉस्ट फंक्शन यू गेट दिस पर्टिकुलर फीचर? एवरेज फिक्स कॉस्ट। बाकी तो सब यू शेप होते हैं, सिर्फ इसमें ही आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। नेक्स्ट 17th, डैश, प्लीज आप मुझे आंसर करेंगे। विच कॉस्ट रेफर्स टू एक्चुअल पेमेंट गिवन? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बाहर वालों को देने वाली कॉस्ट। ठीक है, अच्छा यही एक्सप्लिसिट ही फिक्स और वेरिएबल हो सकती है। बाहर वाले को रेंट दे रही हूं, कौन सी कैटेगरी में गया? फिक्स्ड में। बाहर वाले को वेजेस दे रही हूं, किस कैटेगरी में गया? वेरिएबल में। क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट 18th, ABC कैन फॉल, ऑनलाइन किड्स यू आर गेटिंग इट? ठीक है, ABC कैन फॉल इवन व्हेन MC इज राइजिंग प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन सामने रखी हैं। तो ये है बेटा ABC। ठीक है, ABC और MC, दिस इज MC। डन। अब वो क्या कह रहे हैं उसको हम उसकी स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं। कह रहे ABC कैन फॉल इवन व्हेन MC इज राइजिंग। जब MC राइज कर रहा है बेटा, तो बताइए कब ये ABC फॉल कर सकता है इवन इफ MC इज राइजिंग? ये वाला देखो फॉलिंग जोन ही है ना। कब तक करेगा? जब तक MC इज लेस देन ABC। डायग्राम नहीं भी बनाना तो आपको रूल पता है, when MC is less than ABC, ABC falls. When MC is equal to ABC, ABC is minimum. When MC is more than ABC, ABC rises. तो ABC fall की बात है, it will always happen when MC is less than ABC. Is that clear? Next, 19th question. Which is not an essential condition of pure competition? बेटा प्योर की कितनी कंडीशंस होती हैं? 3 होती हैं। कितनी कंडीशंस होती हैं अपनी? पहले ये बताओ प्योर की कंडीशंस कितनी होती हैं? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन याद है? उसके फीचर याद है? बोलो। लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर है, होमोजीनस, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यही थे ना, बाकी तो कहानियां एक्स्ट्रा थी। अगर सिर्फ ये 3 मौजूद हैं तो कंपटीशन का नाम क्या डाल देंगे? हाँ, तो प्योर में 3 कंडीशंस ही होती हैं, दिस, दिस एंड दिस। तो नॉट में कौन चला गया? अगर चौथी कंडीशन भी जुड़ गई तो वो प्योर नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा? परफेक्ट। इज दैट क्लियर? सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 20th, ब्रॉड मनी किसको बोलोगे? देखो जब 12th में पढ़ा था तो दोनों थे, M4 को मानते थे ना, पर अभी मैंने तुम्हें कराया था मनी चैप्टर में M4 अबॉलिश हो गया है। M4 को क्या किया है? फिर ब्रॉड कौन बचा? आपने M3 करना है।
ठीक है, ICAI considers M3 as broad money because in the reality we have abolished the criteria of M4. Is that clear? तो इन्होंने दोनों इकट्ठे दे दी हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसीलिए आपने किसको मार्क करना है? M3 को. नेक्स्ट 21. अगेन अ रिपीट क्वेश्चन आई कैन सी. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखी जा सकती है प्रॉफिटेबिलिटी से अगर इलास्टिसिटी सारी मार्केट्स में क्या हो, ये हमने डिस्कस किया था उस दिन. तो आप देख रहे हो वो पेपर्स में से कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. तो दमदार पेपर बनाए थे, उनको ध्यान से करके जाना. ठीक है, और ये अभी अभी लॉन्च हुई है दिसंबर के लिए, फ्रेश है ये, समझ रहे हो. रीड इट. मार्केट फेल बिकॉज, अब मेरे पास इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन पढ़नी पड़ेंगी. देखते हैं क्या क्वालिफाई करता है. एक्सटर्नैलिटीज आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन प्राइसिंग एंड क्वांटिटी डिसीजंस ऑफ द फर्म. ये बात सही है. कह रहे हैं क्योंकि जो आप नुकसान करते हो ना पोल्यूशन वगैरह के थ्रू, आपके ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना पनिशमेंट ना कॉस्टिंग पर, तो इसीलिए आप बेधड़क नुकसान करते रहते हो, तो मार्केट्स अल्टीमेटली फेल हो जाती है. मेरे को ये स्टेटमेंट ठीक लग रही है, इसको साइड कर लेते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. मोस्ट ऑफन प्री-रेक्विजिट ऑफ कंपटीशन इज अनलाइकली टू बी प्रेजेंट इन एन इकोनॉमी. कह रहे ज्यादातर कंपटीशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मोनोपोली, आपको याद है मोनोपोली इज द रीजन ऑफ मार्केट फेलियर. तो कंपटीशन जो है इट इज अनलाइकली टू बी प्रेजेंट. अगर कंपटीशन इज अनलाइकली टू बी प्रेजेंट तो फिर क्या है? कंपटीशन नहीं है तो क्या है? मोनोपोली. मार्केट पावर, यू रिमेंबर. तो अगर मार्केट पावर आएगी तो क्या आपकी मार्केट फेल होगी? फर्स्ट रीजन. ये भी ठीक लग रहा है मेरे को, बिल्कुल सही लग रहा है. सी, प्राइसेस फेल टू रिफ्लेक्ट ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट्स टू सोसाइटी. ए एंड सी पॉइंट आर कनेक्टेड. जो हम दाम चार्ज करते हैं वो रियलिटी का कॉस्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. कॉस्ट कौन सा? तो मैं याद है एक बार हमने सोशल कॉस्ट भी पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉस्ट में. ये कोई पैसों का कॉस्ट नहीं है, इट्स नॉट मॉनेटरी, इट इज द डैमेज यू कॉज टू द सोसाइटी. ठीक है, क्या हमारी किसी प्रोडक्ट के दाम में ये जुड़ा हुआ है? ये तो वैल्यू में वेजर नहीं ना होता, ये तो समझने की बात है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है. तो कह रहे ये सब चीजें हम नहीं जोड़ते, इसलिए बेधड़क सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट फेल हो रही है. सो व्हाट कैन बी द आंसर देन? ऑल ऑफ द अबव. क्लियर. नेक्स्ट 23. बिजनेस साइकिल इमर्ज इन विच इकोनॉमी? बेटा इजी क्वेश्चन एंड इट्स अ रिपीट क्वेश्चन अगेन. कौन सी इकोनॉमी में साइकिल चलेगा? फ्री मार्केट, कैपिटलिस्ट में. ठीक है. रिवर्स रेपो रेट इज व्हाट? व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? ऑप्शंस देखो. बेटा रेपो रेट हमने क्या किया था? हम लोन देते हैं और उसके बदले में सिक्योरिटीज मिल जाती हैं. ठीक है. रिवर्स रेपो में क्या किया था? डिपॉजिट्स वाली बात, कि कमर्शियल बैंक आके डिपॉजिट्स दे जाता है, तो कमर्शियल बैंक आके पैसा देके जा रहा है, तो कमर्शियल बैंक टू RBI. आंसर की में गलत है. ठीक है, आंसर की गिविंग द आंसर एज डी. तो रेपो रेट होगा तो डी आंसर होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा तो बी आंसर होगा. काइंडली करेक्ट द आंसर की ऑल्सो इफ यू गेट इट ऑन द पोस्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, रेपो रेट है तो ये आंसर है, रिवर्स रेपो रेट है तो ये आंसर है. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटर? अगेन बेटा इट्स अ रिपीट क्वेश्चन, वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. कौन कौन सी चीजें काउंट नहीं होती हैं? ना कोई पुराने गुड्स, ना कोई सेकेंड हैंड, ना फाइनेंशियल एसेट्स, कोई भी काउंट नहीं होता है नेशनल इनकम. नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्राइस सीलिंग बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस? ये हमने लास्ट चैप्टर्स में सीखा था. इक्विलिब्रियम प्राइस ये होता है अपना, यहां पे प्राइस सीलिंग, सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट यानी इससे ज्यादा प्राइस क्रॉस नहीं हो सकता. तो अगर मैं इक्विलिब्रियम के इसको नीचे सेट करती हूं,
यानी मेरे को सरकार ने कह दिया कि मार्केट में जो मर्जी रेट हो तुम इससे ज्यादा बेच नहीं सकोगे। मेरे को लगेगा कि भाई मार्केट में तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता था, तुमने मुझे कहीं यहीं पे लाकर छोड़ दिया, मुझे अच्छा मिल सकता था, मुझे यहीं छोड़ दिया। अब मैं मार्केट में जानबूझ के क्रिएट करूंगी शॉर्टेज ऑफ गुड्स, मैं सप्लाई नहीं करूंगी इस दाम पे, और मे बी मैं दूसरे रास्ते ब्लैक मार्केटिंग करते हुए उसे महंगे पर बेच जाऊंगी। ठीक है, और एलोकेशन जो होगी दैट वुड बी मिसमैच्ड, इनएडिक्वेट। सो व्हाट इज द आंसर? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सप्लायर्स को लगेगा ना हमारे साथ तो एक लिमिट लगा दिया आपने, वी कुड हैव अर्नड मोर, पर आपने हमें लिमिट में रख दिया, तो आई विल नॉट सेल एट दिस प्राइस, आई विल सेल इट थ्रू अदर रूट्स, द ब्लैक मार्केट रूट। क्लियर? नेक्स्ट अगेन बेटा, कौन से ये क्वेश्चन उसमें था हमारे उस वाले शीट में? ठीक है, सो बोथ ऑफ देम। Government of India recently launched Make in India program. What will be its impact on aggregate demand of India? Definitely. ठीक है, तो आप देख रहे हो इससे हमने क्या अंदाजा लगा लिया, कुछ करंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, करंट अफेयर्स। और मेक इन इंडिया स्कीम हमने बुक में भी पढ़ी हुई है, जब टाइप्स ऑफ स्कीम्स को हमने अंडरलाइन किया था तो वहां पर स्कीम का नाम है, तो ऐसी बातें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हमें आइडिया लग सके। वहां एक था पोल्यूशन के लिए भी बनाया हुआ स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स बनाई हुई थी हमारे फार्मर्स के लिए, आगे लिखा हुआ था उसका यूज क्या है, था सारे वन लाइनर्स, पर आपने दिमाग में रख के जाना है क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया है तो बाकी भी पूछे जा सकते हैं उसी लाइन में। क्लियर? नेक्स्ट, विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन ऑलिगोपोलिस्ट? फ्यू सेलर्स के बीच में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है भाई? आपको मैंने कराया हुआ है, ओपेक बॉडीज कराई थी, जो ऑयल पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, ईरान, इराक, सारा गल्फ, तो ये एग्जाम्पल हमने ऑलिगोपॉली में किया है, बाकी तो बेटा ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज हैं। नेक्स्ट, ट्रिप स्टैंड फॉर, कितना इजी क्वेश्चन आ गया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इजी क्वेश्चन डायरेक्ट। 31, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन व्हाट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट किसकी वजह से होता है? कोक और पेप्सी की बात हो रही है, तो क्या देख रहे हो तुम कि तुम कोक पीने चले गए पेप्सी छोड़ के? प्राइस ही देखा होगा ना कि भाई कोक में चल रहा है बाय वन गेट वन फ्री, तो आपने बोला छोड़ पेप्सी, कोक करते हैं, आज पार्टी करते हैं कोक के साथ, पेप्सी नहीं पियेंगे, क्या फायदा है, तो सेम सब्स्टिट्यूट ही। इज दैट क्लियर? तो आपने क्या चेक किया? प्राइस। और कौन सा प्राइस? रिलेटिव। देख लो बेटा, बी और सी में सिर्फ रिलेटिव वर्ड का फर्क है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन, कहीं भी वर्ड रिलेटिव आ जाता है तो अच्छा, रिश्तेदार भी कंपैरिजन ही तो करते हैं, है ना, तो बस ये कंपैरिजन की बात होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 32, सक्सेसफुल बिजनेस फर्म्स स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, ये रिपीट क्वेश्चन, तो फिर मेरे साथ ही बैठ जाते तो क्वेश्चन पेपर बना लेते, है ना। तो ये देखो क्वेश्चन हमने उस दिन प्रैक्टिस किए हैं ना, सेम क्वेश्चन आया था कि नहीं? अभी तक मेरे को लग रहा है 6 से 7 क्वेश्चन हमारे वाले आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या ध्यान रखना है बेटा? फोकस ऑन ओल्ड MTPs, focus on those practice papers because those were not somewhere from the sky, those were a blend of MTPs. मैंने भी क्वेश्चन खुद थोड़ी बनाए हैं, I have chosen the important ones, and can you see those important ones are again important for ICA? So it means there is a pattern of repetition. Focus that. By way of an optimal choice, a consumer tends to do what? ये भी रिपीट है, वो रिकॉर्डिंग लगा लो तो इसमें सेम क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज डैश, ये क्वेश्चन भी किया था, ये भी क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने उस दिन डिस्कस किया है बेटा। आई थिंक 35th इज ऑल्सो रेपिटेशन विच वी हैव डन अर्लियर। जल्दी से मुझे इसका आंसर दो।
Now, if the questions are repeating and we have been discussing it in class, इसको तुम्हें एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह लेना चाहिए कि हम ध्यान से वो चीजें करके जाएं। तो अगर क्वेश्चन पेपर हूबहू वही हो गया तो फिर तो तुम्हारी निकल पड़ी लॉटरी। समझ गए? तो इसका आंसर हमने करा था उस दिन, डायरेक्ट एंड now don't tell me this is also a repeat. 37th is also a repeat question. 37 तुम्हें याद होगा, सॉल्ट स्कूल यूनिफॉर्म मेडिसिन किसकी इनइलास्टिक होती है? फिर आपने कहा था मैम यूनिफॉर्म, कहाँ बेटा यूनिफॉर्म, ठीक है। 36 बताओ, 36 इन शॉर्ट रन प्रोड्यूसर ऑपरेट्स इन ओनली स्टेज 2, ये बात सही है। रीजन क्या दे रहे हैं? स्टेज 1 और स्टेज 3 में एमपी फिक्स वेरिएबल फैक्टर रिसिप्ट आर नेगेटिव, तो ये बात सही है। और अगर तुम्हें याद हो जब हमने वो अपने आंसर्स क्वेश्चंस किए थे उसमें मिस प्रिंट था, तो हमने आंसर को चेंज किया था बिकॉज दे वर सेइंग बोथ आर नेगेटिव, ठीक है, पर यहां पर नेगेटिव सही तरीके से लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द आंसर? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। But again I can see the next 3 questions being repeated. 38th हमने किया था, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बता चुकी हूं। आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, यू आर इन इलास्टिक। प्राइस बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ने चाहिए। 39 मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड, नॉट लेस ऑफ द अदर। लॉकडाउन में वेजिटेबल वेंडर्स वाला क्वेश्चन भी उसमें था, ठीक है। क्या होगा? दे विल बाय सेम बिकॉज वेजिटेबल के लिए क्या है? इन इलास्टिक। चलो अब कुछ नए क्वेश्चन आया। 41 नंबर, मनी कॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय डैश। चारों पढ़नी पड़ेंगी हमको, ये तो हमने करी नहीं हुई है, इट्स नॉट इन आर कवरेज, ये हमारे कवरेज में नहीं है। न्यू ट्रेड थ्योरी, ट्रेडिंग में ये नहीं आ रही है इस थ्योरी में। मनी कॉस्ट जो होती है वो मॉडर्न थ्योरी में देखी जाती है, कंपैरेटिव में तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिसोर्सेज एंड टाइम, कि तुम कितने आवर्स लेते हो इसको बनाने में और हम कितने आवर्स लेते हैं, हमारे पास कौन सा फैक्टर अबंडेंस में है, तुम्हारे पास कौन सा फैक्टर अबंडेंस में है, कंपैरेटिव। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड कंसिडर्स मनी कॉस्ट। नेक्स्ट 42, मोर एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई कैन बूस्ट। जितनी देश में एफडीआई आएगी तो क्या होगा? मनी सर्कुलेशन तो हो रही है, वो तो एफपीआई से भी हो सकती है ना। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैं कोई बिल्डिंग बनाऊंगी, कोई प्रोजेक्ट लगाऊंगी, फैक्ट्री लगाऊंगी ना, एफडीआई है, तो वहां मुझे लोग नहीं चाहिए नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट। विच इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमंग स्टेट्स फॉर दिस पीरियड। हमने ये वाला पीरियड किया था और सीखा था कि 1% कम हो गया 42 से 41, क्योंकि 1% दे दिया गया है अपने यूनियन टेरिटरीज को, लेह लद्दाख वालों को। ये उसी लाइन में से क्वेश्चन आया है, बुक में अंडरलाइन कराया था ना। तो कह रहे कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता। हमने क्या सीखा था कि सेंटर अपने टैक्स की कमाई को हिस्से में बांटता है, तो स्टेट्स में बांटने के लिए कौन से फैक्टर्स करते हैं हम लोग? उनका एरिया देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन देखते हैं, उनकी अर्निंग कैपेसिटी देखते हैं, उनका इकोलॉजिकल बैलेंस देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी देखते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स पड़े थे, तो उन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर नहीं इसमें यूज होता? इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक, फॉरेस्ट इकोलॉजी। अगर आपके पास अभी बुक्स हैं तो आप उसमें फैक्टर्स देखो, 7-8 फैक्टर्स लिखे थे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सो विच इज नॉट अ क्राइटेरिया? इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट? बेटा देखो, मैं अभी खर्चे को मैनेज कर रही हूं, डेफिसिट तो उसका रिजल्ट है,
मैं अच्छे से, गुड मैनेजमेंट, अगर मैं गुड मैनेजमेंट करूंगी तो क्या डेफिसिट कभी होगा? अगर मैं अच्छे से मैनेजमेंट करूंगी तो डेफिसिट कभी होगा? और अभी मैनेजमेंट कर रही हूं तो रिजल्ट तो मुझे बाद में पता चलेगा, डेफिसिट तो रिजल्ट होता है, राइट? सो विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट? डेफिसिट. Is that clear? Next, computers and computer softwares are what? Again, a repeat question. If amount of two goods purchased both increase or decrease when the price of one change, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? यानी पढ़ो जरा, दो कमोडिटीज हैं, उनकी जो डिमांड है बढ़ती है अगर प्राइस बढ़ जाए, घटती है अगर प्राइस घट जाए, तो ये क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी है ना बच्चे? तो क्या वैल्यू की बात हो रही है? वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है? क्रॉस में हमेशा जो वैल्यू रहेगी, हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है? कह रहे हैं टू कमोडिटीज परचेज्ड बोथ इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ वन चेंज. एक का प्राइस चेंज हो, बढ़े तो ये भी बढ़ जाती है डिमांड, घटे तो इनकी भी डिमांड घट जाती है. तो आर दे गोइंग इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन? बताओ. It's a very tricky question because it's a very easy question and it is judging you. मेरे को बताओ बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, डिमांड फॉर कार फॉल्स. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं. इफ अमाउंट ऑफ टू कमोडिटीज परचेज्ड बोथ इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ वन चेंज. अब वन चेंज की बात की है, बढ़ना घटना नहीं बताया. कह रहे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है अगर कुछ भी चेंज हुआ, ठीक है? यानी चेंजेस हो रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं. तो व्हाट इज द आंसर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, which aspect is normative here? 47. Fairness of tax, normative. Next, 48. Keynes theory का जो था, dash was the main cause of decline in income and employment. इनके अकॉर्डिंगली क्या कारण था? लो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी ये हो गया लो एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं? बैंकिंग, ओवर डेटनेस, प्रॉफिट्स. केन्स आया तो एडी की बात ही होगी. क्लियर? नेक्स्ट, 49. रियल इनकम यानी आपकी परचेजिंग पावर इज केप्ट कांस्टेंट. आपका डिमांड कर्व ड्रॉ किया जा रहा है, तो डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड व्हेन इन विच सिचुएशंस? ऑलवेज ही होगा. देखो, डिमांड कर्व का इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? तो प्राइस से बनता है ना, इट इज नेगेटिवली स्लोप्ड ऑलवेज, विच इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इंटरनल सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बल्कि सबके लिए है. एक जगह पर ढेर सारी इंडस्ट्री खुल गई है तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा. हब बन गया ना वो, तो इजी ट्रांसपोर्ट, इजी बैंकिंग, इजी रोड्स, वो सब कुछ उनको सबको मिलेंगी, सिर्फ आपको नहीं. 51. Mathematical relationship between input and output is known as production function. 52. Classification is based on which factor of markets? All of the above. 53. Peak is the dash stage of expansion. Expansion का, एक्सपेंशन के बाद पीक आते हैं पहले? लेटर. रिपरकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल, रिपरकशन कराया था पॉइंट. कॉन्सिक्वेंसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है. गेट डैश फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स. इट इज फेल्ट
साइमल्टेनियसली सब पर असर पड़ता है. In order to influence spending on goods and service in the short run, dash is directed at directly influencing the interest rate. Interest rate से कौन सी पॉलिसी जुड़ी है? मॉनिटरी पॉलिसी. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो 56. परफेक्ट कंपटीशन में at the price they are in equilibrium. Reason, in long run all firms in the industry earn profit. All earn, हाँ सी आएगा. they earn normal profit ना, प्रॉफिट तो आता ही नहीं है, तो रीजन गलत है और रीजन स्टेटमेंट ही फॉल्स है, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. 57th, which is the correct regarding long run cost? It is the least cost. It is envelope. It is use shape. So I think तीनों ही सही हैं. D is the answer. 58. Elasticity of supply at any point on a given curve passing through the origin point making angle of 35 degree with x-axis is dash. बेटा हमने कभी 35 डिग्री पढ़ा है? 35 डिग्री कौन सा पढ़ा है? तो ये मिसप्रिंट है. ठीक है, हो सकता है मेन पेपर में भी हो. यहां मिसप्रिंट है, हम करेक्ट कर सकते हैं. मेन पेपर ऑल ओवर इंडिया करेक्शन पॉसिबल नहीं, तो तुमने 45 समझ के आंसर करना है, क्योंकि और कोई डिग्री हमारे पास नहीं होती. और सबसे बड़ी बात, डिग्री लिखी हो ना लिखी हो, लाइन क्या लिखी है? तो पासिंग थ्रू ओरिजिन तो है ही 45 डिग्री, तो इट इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस. यूनिटरी इलास्टिक, रिमेंबर. ठीक है, तो डिग्री गलत भी लिखी हो तो चिंता नहीं करना, पासिंग थ्रू ओरिजिन है. मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, ये बेटा अगेन रिपीट क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड. इट हैज नो कंट्रोल ओवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स. क्या बेटा? ये इट इज द लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसिंग ईच लेवल ऑफ आउटपुट. देखो जब हम ये बना रहे हैं ना, तो जो भी आउटपुट बनेगी, तुम्हें याद है हमने 3 प्लांट सीखे थे एलएससी बनाने के लिए, तो हम वो प्लांट कैसा चूज कर रहे थे कि कौन से प्लांट पे आउटपुट बनेगी? जिस प्लांट में खर्चा कम आ रहा है. तो आई एम कंपेयरिंग कि मैं हर आउटपुट कौन से प्लांट पे बनाऊं. सो फॉर एवरी लेवल ऑफ आउटपुट आई एम ट्राइंग टू प्रोड्यूस इट एट लीस्ट कॉस्ट. तो इट्स अ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन. इज दैट क्लियर? 60th, which is the lagging economic indicator? बेटा ये भी आई थिंक रिपीट क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बारी. लैगिंग बाद में पता लगेगा, बाद में पता लगता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट. इट्स अ लैगिंग इंडिकेटर. ठीक है. नेक्स्ट, विच इज द इंप्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब है? कि सरकार, गवर्नमेंट अपने बहुत सारे खर्चे कर रही है पर उसकी कमाई उतनी नहीं टू कवर दैट. यानी धीरे धीरे देखा जाए, देखो क्राउडिंग आउट नहीं आएगा. क्राउडिंग आउट का मतलब सरकार बहुत खर्चे कर रही है जिससे प्राइवेट का इम्पैक्ट खत्म हो रहा है, वो होता है क्राउडिंग आउट. बहुत खर्चा कर रही है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, बाद में लोग डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन भी होगी. सी, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, यानी सरकार धीरे धीरे अंदर अंदर से खोखली होती जा रही है. तो फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट कर रहा है? डेफिसिट अगर आता ना, इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या दिखा रहा है? तो ये दोनों भी बात बनती थी. पर देखो, क्राउड आउट करना, इन्फ्लेशन कॉज करने का मतलब है आई एम इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर्स. पर अगर इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कमाई है तो कुछ गलत तो नहीं, तो मैं डेफिसिट में तो नहीं हूं. पर डेफिसिट का क्या मतलब है? कि हम अंदर से खोखले हो चुके हैं, अपने पास पैसा नहीं है,
still we are trying to meet the expenditures. So erosion of government credibility is implication of fiscal deficit. ये दोनों तो सिर्फ implication दे रहे हैं कि सरकार ने खर्चे बढ़ाए हैं, मेरे पास कमाई है सपोर्ट करने के लिए, तो मेरे को डेफिसिट तो आएगा ही नहीं. Is that clear? Next, 62. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, क्या हो सकता है रीजन? फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आ रहा है कंट्री में. विच इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? पॉवर्टी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम. बताओ. पॉवर्टी हटाना, अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, ग्रोथ रखना विद सोशल जस्टिस, या इनइक्वालिटी? अगर तुम सी को पढ़ोगे तो ए बी डी सी में कवर हो जाते हैं. ग्रोथ का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हटाना, सोशल जस्टिस मतलब इनइक्वालिटी रिमूव करना, पॉवर्टी हटाना. क्लियर? 64 is a date formed question. Program of economic reform started in 1991. Date is 24th July. तो देखो उन्होंने बेटा डेट्स बहुत पास पास दे दी हैं आपको, तो इसका आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको डेट एग्जैक्ट पता होनी चाहिए. ठीक है, ऑप्शन में वो आसपास की डेट दे देंगे ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. ज्यादातर बच्चे इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए 91 का ईयर याद कर जाते हैं, डेट का ध्यान नहीं रखते. ठीक है, तो आपने डेट पे फोकस करना है. दिस क्वेश्चन सजेस्ट यू दिस. नेक्स्ट, इम्प्योर पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? इम्प्योर पब्लिक गुड्स, किसी भी चीज को इम्प्योरिटी बोला जाए यानी उसमें कुछ मिक्स है, हार्मफुल नहीं, मिक्स है, कुछ मिक्सिंग हो रखी है, तो पैकेज पब्लिक एंड मिक्सिंग. ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं ना बेटा वो डीमेरिट गुड्स होते हैं, डीमेरिट गुड्स. रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये क्वेश्चन बेटा आपकी बुक का बैक क्वेश्चन है, आपके बुक का फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर का बैक क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो वहां से उठाया गया है. इसका ये फॉर्मूला बताया गया बच्चे कि ये है क्या? रियल एक्सचेंज रेट इज नॉमिनल इफेक्टिव रेट एडजस्टेड फॉर बेसिकली नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी. नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, दोनों में फर्क क्या है? दे आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. ठीक है, बेस प्राइस को हम लोग चेंज कर देते हैं विद द करंट प्राइसेस. नेक्स्ट बताइए 67, ब्राउनफील्ड. ब्राउनफील्ड एग्जिस्टिंग सेटअप्स में कुछ करना है, जैसे हमारे एयरपोर्ट सारे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर गए हुए हैं. ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट. एफडीआई इज इनकरेज थ्रू ऑल एक्सेप्ट, कौन से एरिया में एफडीआई नहीं आनी चाहिए? जो बैन मैंने लगाया है कि ये गुड इंडिया में एंटर नहीं होगा एंड फॉर प्रोटेक्शन आई एम डूइंग दैट, उस एरिया में मुझे फॉरेन कंट्री की एफडीआईज नहीं चाहिए. इज दैट क्लियर? बिकॉज आई वांट द बेनिफिट ऑफ माय कंट्री. Which initiative focus on sustainable lifestyle choices? आप बुक खोलोगे जब, उसमें चैप्टर के एंड में चैप्टर 10, उसमें ढेर सारे प्रोजेक्ट प्लान्स हैं सरकार के, करंट वाले, उसमें है ये क्वेश्चन. शून्य वाला कौन सा था? पोल्यूशन को लेकर. तो इससे आपको ये क्वेश्चन का आइडिया नहीं मिल रहा, इससे ये आइडिया मिल रहा है कि उस वाले पैरा में से क्वेश्चन आ सकता है. बात समझ आई? ठीक है. नेक्स्ट, विच पॉलिसी एंडेड द लाइसेंस राज? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स, IPI? तो बेटा कुछ भी लॉन्च होनी है, कोई नई पॉलिसी लॉन्च होनी तो कौन करेगा? ठीक है. नेक्स्ट, which is not a public sector monopoly anymore? टेलीकॉम. अब तो शायद न्यूक्लियर के लिए भी प्राइवेट को बुलाया जा रहा है, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है. अदरवाइज एटॉमिक, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोनॉटिकल ये सब रिजर्व्ड हैं फॉर गवर्नमेंट. ठीक है. अरावली हिल्स का भी क्वेश्चन नेचुरल रिसोर्स में आता है, पेपर में आ सकता है. नेचुरल रिसोर्सेज की बात है ना, अरावली हिल्स का जिस तरह से कर रहे हैं, they are trying to erode those hills, cut down those hills. जो judgments आई एक बारी go through करके जाना. ठीक है. Next, non-tariff measures that affect product quality and standards are called
क्वालिटी की बात करनी, क्वांटिटी की नहीं। जो हमारे को क्वालिटी की बात करे, स्टैंडर्ड की बात करे, वो कौन से बैरियर्स होते हैं? टेक्निकल बैरियर्स, कि इसमें ये इंग्रेडिएंट इतना परसेंटेज होना चाहिए, पैकेजिंग इस स्टाइल से करो, सो दैट इज अ टेक्निकल बैरियर। GDP deflator is used to measure what? Inflation. Income received but not earned is part of which income? बेटे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट है ना। इनकम रिसीव हो गई है बट नॉट येट अर्नड, यानी ड्यू, कि कौन सी इनकम आएगी ये? रिसीव्ड बट नॉट येट ड्यू, जैसे रेंट इन एडवांस। No, better factor income. What I am doing to get the factor income? Personal income. Personal income. ठीक है? Income received but not yet due is part of which income? Personal. Mixed income includes what बेटा? Mixed income किसकी इनकम होती है? जो कैपिटल और लेबर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है? Moral hazard refers to इन्होंने सीधा सीधा दे दिया, अदरवाइज इंश्योरेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हजार्ड्स। ठीक है, कि तुमने बताया कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, आपने इंश्योरेंस करा ली, आपने झूठ बोला अपनी हेल्थ को लेकर, पर कुछ दिनों बाद आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो वो सब जो इंश्योरेंस कवर आपने कराए, दैट वाज अ मॉरल हजार्ड। नेक्स्ट, विच एक्सचेंज रेट regime is adopted by highest number of IMF members? हमारे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के ज्यादातर लोग किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिस्कस करते हैं? सॉफ्ट पेग, पेगिंग सिखाया था। when we attach our currency value with the value of other countries currency. हार्ड पेग होता है बेटा गोल्ड के साथ, सॉफ्ट पेग होता है दूसरी करेंसी के साथ। आई एम कंपेयरिंग रुपी विद डॉलर, सॉफ्ट पेग। Next, 79. U shape is due to what? U shape short run का क्यों होता है? 3 stages है ना, उस वजह से। Due to we have various stages. पहले इंक्रीज है तो खर्चे कम, डिक्रीजिंग रिटर्न्स तो खर्चे बढ़ जाएंगे। 80th क्वेश्चन, which is not considered while calculating accounting cost, यानी कौन सी कॉस्ट किताबों में रिकॉर्ड नहीं होती? A normal profit is implicit cost. It is not recorded in the books of accounts. 81. A trough in the business cycle indicates what? Trough मतलब वो depression, lowest point of the decline. इससे ज्यादा हम गिर नहीं सकते थे जितना हमें global crisis आया है। 82. 4 sector model. Which of the following is not a leakage from circular flow? कौन सी चीज लीकेज नहीं है बेटा? जो मर्जी सेक्टर आए, सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है जो लीकेज नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो इंजेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 83 व्हेन इनकम इंक्रीजेस एंड एपीसी डिक्रीजेस, इसका क्या मतलब है? यानी मेरी कमाई बढ़ गई है पर ऑन एन एवरेज अब मैं उतना खर्चा नहीं करती हूं, इसका क्या मतलब हुआ? पढ़ो जरा। कंजम्पशन इज ग्रोइंग slower than income. 84th मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बता दो। 85 सब्सिडी ऑन गुड्स विद पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लीड टू, यानी वो गुड्स जो पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं सोसाइटी को, उनको मैं सब्सिडी दूंगी तो वो इनकरेज होंगे। तो उनका क्या बेनिफिट होगा? उनका कॉस्ट या प्राइस कम हो जाएगा, लोग बढ़ चढ़कर उसे खरीद सकेंगे। ठीक है, व्हाट इज लिक्विडिटी ट्रैप? ये डायग्राम हमने किया था ट्रैप का। कह रहे हैं जब लोग मार्केट के इंटरेस्ट रेट को इतना कम मानते हैं कि वो कहते हैं भाई रिस्क लेने से अच्छा तो पैसा मैं कैश में ही रखूंगी, यानी व्हेन इंटरेस्ट रेट बिकम्स ineffective, now I am not considering to put money in banks or anywhere else, I want to put it in which form? Cash form, क्योंकि कैश में रिस्क तो कम है ना। क्लियर? नेक्स्ट 87 which is not true about merit goods. मेरिट गुड में क्या नहीं होता? मेरिट गुड डज नॉट हैव
मेरिट गुड के साथ पॉजिटिव भी मिलता है हमको, ठीक है। 88, इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लुएंस करेंगे मनी डिमांड। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? केन्स अलग हो गया था ना थ्योरी देते देते सबसे, तो इसने लास्ट कॉन्सेप्ट अपना दिया था। स्पेक्युलेटिव डिमांड बिकम्स परफेक्टली इलास्टिक व्हेन इंटरेस्ट रेट इज, इसका पता क्या मतलब है? जो तुमने ऊपर किया लिक्विडिटी ट्रैप, दिस इज धीरे धीरे जाकर वो क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कब होगा? लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट जीरो होता है। अब मेरे को पैसा तुम्हारे कहीं पे नहीं लगाना, मैं कैश में रखूंगी, ठीक है। विच टूल इज यूज टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी बाय आरबीआई? बेटा कौन सा टूल इसमें से लगाओगे? वैसे तो चारों टूल्स हैं टू अब्सॉर्ब लिक्विडिटी बाय आरबीआई, एंड देयर इज नॉट एनीथिंग क्लियरली मेंशन कि इन रेट्स को बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है। हाँ, तो कुछ नहीं बताया गया इसमें, तो सोचो व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? योर मनी इज डिपॉजिटेड विद मी, तो तुम्हारा सारा पैसा मेरे पास आ गया, तो अपने आप तुम्हारे पास लिक्विडिटी खत्म हो गई। सो ए इज द आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है। 91, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेट्स व्हाट? इट सेट्स रेपो रेट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बेटे बुक्स में मैंने आपको मार्क कराया हुआ है कि इसकी जो इंडेक्स होती है यहां पर रखनी होती है हमें रेंज 4 से 2 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट 93, क्रॉस इलास्टिसिटी निकालनी है बेटा, यू कैन ट्राई इट। डीलर सेल्स 2 टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल्स, इट इज ऑब्जर्व्ड प्राइस ऑफ रॉयल राइसेस बाय 10% तो डिमांड फॉर हीरो इंक्रीजेस, यानी एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। दे आर सब्स्टिट्यूट्स ना। पॉजिटिव रहेगी इलास्टिसिटी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी? किसकी निकालनी है हमको इलास्टिसिटी? हीरो की निकालनी है रॉयल के अगेंस्ट, तो हीरो की डिमांड को आप ऊपर परसेंटेज रखोगे और रॉयल की डिमांड की परसेंटेज नीचे, तो क्या करेंगे आप? 15% ओवर 10%, 1.5। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेक्स्ट 94, ठीक है, गुड। नेक्स्ट, व्हेन वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स, मतलब कब लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता, उल्टा चलता है, कामयाब नहीं होता, यानी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, इसमें इन्होंने एंगल लिया है इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट तो रीजंस थे ऑफ डाउनवर्ड फॉलिंग डिमांड कर्व, तो अब इनका उल्टा करना है, यानी कह रहे हैं जब आपका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, योर इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव बट इट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी आपके जो रियल इनकम पर असर पड़ रहा है वो उतना ज्यादा नहीं पड़ रहा, पर आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स को एक्सचेंज करने की मोटिवेशन ज्यादा है। योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्लाइंस टुवर्ड्स चेंजिंग द प्रोडक्ट इवन दो योर इनकम डज नॉट अलाउ दैट, तो फिर उस केस में क्या होगा? वो गुड आपको महंगा भी है तो भी आप ले रहे हो, जेब पर भारी है, नेगेटिव इनकम इफेक्ट, जेब पर क्या है? भारी है, लेकिन फिर भी आप वो गुड खरीदना चाह रहे हो, सो विच इज द आंसर? डी, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 96, ये भी किया हुआ है हमने। 97, मार्केट डिमांड कर्व इज दिस और सप्लाई कर्व ये है।
तो नीचे देखो कह रहे मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ व्हाट, यानी डिमांड और सप्लाई कब इक्वल आएगी। सारे प्राइसेस गिवन है आपको, इक्वेशन में पुट करके आप कर सकते हो। सो व्हाट कैन बी द आंसर हियर? पुट करके देखो बेटा इक्वेशंस में, किससे हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल आ रही है। बेटा सबसे पहली बात, ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिमांड कब हमारा है ही लाइक दिस, ठीक है। हम वो क्रॉस वाला तो कर ही नहीं सकते, तो इसमें इन इक्वेशंस का इतना यूज नहीं रहेगा। व्हेन द डिमांड प्राइस एंड क्वांटिटी आर एट द सेम पॉइंट देन इट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जब प्राइस और क्वांटिटी एक ही पॉइंट पर होती है तो वी आर इन इक्विलिब्रियम। 98th, नहीं बेटा एक मिनट, इसको जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाँ इसमें इक्वल आ रहा है ना, पुट करके देखते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई कम्स इक्वल, 3 और क्या था फिगर, 3 एंड 6, तो इधर 3 पुट किया इधर भी पुट किया 3, तो दोनों का आंसर आ गया 6 एंड 6, डी इज द आंसर। 98th, in economics we are concerned with what? एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिडर करते हैं, नॉन इकोनॉमिक नहीं। 99, विच इज द लीडिंग कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इनफ्लो ऑफ एफडीआई टू इंडिया, ये हमने अंडरलाइन किया था, सिंगापुर। सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आ रही है, सिंगापुर से। लास्ट क्वेश्चन, इलास्टिसिटी बेटे तो रिपीट क्वेश्चन हो गया, सेम एमटीपी में रिपीट हो गया, वही डिग्री वाला, passing through a region equal to 1. So this completes your MTP. You have to revise at home, practice questions at home. In case you feel any doubt in preparation, you are free to contact me. तो आप प्लीज अपनी प्रिपरेशन साथ साथ रखो, और कहीं कोई ट्रबल्स है तो आपने मुझसे पूछने हैं। Your test is now on 12th of January, so prepare well for it. ठीक है, all the best.